ओम सभी को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाना चाहती हूं जिसके पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो देश के लिए अपना फर्ज निभाते निभाते न्यौछावर हो गए। हमारे यहां ये एक परिपाटी है कि जब भी कोई वीर गति को प्राप्त होता है, अपने देश के लिए न्यौछावर होता है, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति डाल देता है, उसके लिए आदर सम्मान तथा और बहुत सी घोषणाएं होती हैं। जब कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो हम सोचते हैं कि क्यों न उसके नाम पर कुछ न कुछ बनाया जाए, कहीं न कहीं उसकी प्रतिमा स्थापित की जाए और जय जयकार के नारे लगें तथा उसको हमेशा ही आने वाली पीढ़ियां याद रखें और अपने आप को उस जैसा वीर तथा न्यौछावर होने वाला, अपने देश की रक्षा करने वाला इंसान बन सके। ये प्रतिमाएं इसलिए लगाई जाती हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनकी गौरव गाथा को याद करें और अपने आप को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करें जैसा कि वो प्रतिमा वाला वीर योद्धा अपने देश के लिए न्यौछावर हुआ है। इसी तरह से वरुण सिंह कैप्टन अपने देश के लिए न्यौछावर हुआ और उसके लिए सरकार ने भी आत्मसम्मान के लिए उसकी प्रतिमा का अनावरण करना चाहा। अब गांव और शहर के सभी लोग इकट्ठे हुए। उसकी विधवा पत्नी अनीता, जिसका कि सिर्फ 1.5 साल का बेटा था, वो भी उसे गोद में लेकर उस सभा में आकर बैठ गई जहां उसके पति की प्रतिमा का आवरण होना था तथा उसे सम्मानित होना था। अब मंत्री महोदय और गणमान्य लोग उस स्टेज पर आए हुए थे और वो सब वरुण सिंह की गौरव गाथा गा रहे थे। अब उसकी पत्नी भी मन ही मन सोच रही थी कि एक फौजी के साथ जब एक लड़की शादी करती है तो तिरंगा ओढ़कर शादी करती है। एक फौजी जब फौज में जाता है अपने देश की रक्षा के लिए और कफन बांध कर जाता है, उसे पता होता है कि पता नहीं अपने देश का फर्ज पूरा करते करते कब हमारे प्राण पखेरु हो जाएं, हम अपने देश के लिए न्यौछावर हो जाएं। तो हमें हमेशा ही ये धारणा बनानी चाहिए कि हमारे सिर पर तो कफन बंधा हुआ है। एक फौजी की पत्नी, जिस लड़के की शादी एक फौजी के साथ होती है, वो हमेशा ही मंडप में बैठती है तिरंगा ओढ़कर कि पता नहीं किस समय तेरे पति अपने देश के प्रति फर्ज अदा करते करते इस तिरंगे में लिपट कर आए और तुझे सब कुछ सहन करना पड़े। अब अनीता ऐसा सोच ही रही थी कि तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और जय जवान के नारे लगने लगे। शहीद वरुण सिंह के नारे कानों में गूंज रहे थे और पत्नी अपने बेटे की तरफ निहार रही थी। कभी अपने बेटे को निहारती, कभी शहीद के प्रतिमा को निहारती। अब जो ही सरकार ने कई घोषणाएं की, पत्नी सुन रही थी। अनीता ने सोचा कि यहां तो सब के सब वित्तीय सहायता पर बंधे हुए हैं। आज इसने इतनी वित्तीय सहायता दे दी,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी दे दी, फौज ने इतनी दे दी, लेकिन कोई भी हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर रहा? कोई भी हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को ये क्यों नहीं बता रहा कि प्रत्येक का फर्ज बनता है अपने देश पर न्यौछावर होने का, प्रत्येक का फर्ज बनता है अपने देश की मिट्टी का कर्ज चुकाने का। अब घोषणाएं जो ही समाप्त हुई, वीरांगना को स्टेज पर बुलाया गया, उसे प्रशस्ति पत्र दिया गया तथा उसे मालाएं पहनाई गई और वीर जवान की पत्नी सबको नमस्कार करके अपने बेटे को लेकर अपने जगह पर आकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है कि मुझे तो पता था कि एक दिन ये होना ही है। अब एक दूसरा गणमान्य आदमी स्टेज पर आता है और घोषणा करता है कि मैं प्रत्येक इंसान को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो भी नौजवान इस वीरांगना से शादी करेगा, हम उसका नाम हमेशा ही सम्मान से लेंगे तथा उसे सम्मानित करेंगे, क्योंकि वीरांगना जवान है और उसका 1.5 साल का बच्चा है, तो अपनी जिंदगी अकेली नहीं काट पाएगी, क्योंकि उसे सहारे की जरूरत है। और यदि कोई नौजवान इस वीरांगना से शादी करना चाहता है तो कृपा करके स्टेज पर आए और वीरांगना से आग्रह करे कि वो भी उसे स्वीकार करे। अब जो ही अनीता ये बात सुनती है, त्यों ही अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद कि मेरे बारे में आपने इतना सोचा, लेकिन मैं और वरुण कॉलेज में इकट्ठे ही एनसीसी ग्रुप में थे और हम एक दूसरे को पराक्रम दिखाते थे, और मेरी तो ये सोच ही थी कि मेरे पति फौज में ऑफिसर बने, और ये भी मुझे पता था कि ये कभी भी वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। मैंने भी एक एनसीसी की स्टूडेंट होने के नाते पहले ये सोच लिया था कि मेरे पति कफन बांध के लड़ाई में जा रहे हैं और मैंने भी तिरंगा ओढ़ कर फेरे लिए हैं, तो मैं इन परिस्थितियों से घबराने वाली नहीं हूं। मैंने भी फौज के अंदर अप्लाई किया हुआ है और मेरा नंबर भी आ चुका है। मैंने भी अपने पति की तरह ऑफिसर बनकर अपने देश की सेवा करनी है तथा अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करके देश सेवा के लिए ही प्रेरित करना है तथा देश के लिए ही फौज में भेजना है। इसलिए आप मुझे एक अबला न समझे, एक ऐसी नारी न समझें जो असहाय होती है। न मैं असहाय हूं, न मैं अबला हूं, मैं एक दृढ़ निश्चयी, उत्साही तथा धैर्यवान लड़की हूं, जिसको कि पहले ही पता था वरुण और मेरी शादी लव मैरिज थी, तो हम दोनों एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे को जानते थे। उनको भी पता था कि कल को यदि मैं देश का फर्ज अदा करते करते इस दुनिया में न रहूं तो अनीता मेरे काम को संभालेगी और अपनी परिपाटी को आगे बढ़ाएगी। इसलिए मेरे ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो फौज नौकरी दे ही रही है, वही ऑफिसर बन के मैं अपना फर्ज अदा करूंगी। मेरी चिंता इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको करनी है तो आपके बहुत से नौजवान सिपाही, हौलदार, सूबेदार, पता नहीं कितने रैंकों के शहीद होते हैं।
आप उनकी चिंता कीजिए। उनकी पत्नियों को भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे अधिकार है। उनकी पत्नियां भी सेवा दे सकती हैं, वो भी दृढ़ निश्चयी होती हैं। किसी लड़की का सामर्थ्य है, आप कम क्यों आंकते हो? क्या लड़की इस समाज की रीढ़ की हड्डी नहीं है? रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद आप लड़की को कम आंकते हो, तो ये बात मुझे सहन नहीं है। क्योंकि प्रत्येक लड़की साहसी होती है, आत्म स्वाभिमान की हकदार होती है और वो जो चाहे कर सकती है। लड़कों से लड़कियां कहीं पीछे नहीं हैं। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि किसी भी लड़की को एक मजबूर अबला न समझो, ऐसा है न समझो। ऐसा है समझकर उसे पुरुषों के साथ मत बांधो, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसा है नहीं है। वो सम्मान से जीना जानती है, वो सम्मान से रहना जानती है, और सम्मान से अपने आप का निर्वाह करना जानती है। लड़की को आप कभी भी ऐसा ही मत समझो, उसके सम्मान की मूर्ति समझो, क्योंकि यही तो रीढ़ की हड्डियां हैं जो कि समाज को आगे बढ़ाती हैं। एक समाज तभी आगे बढ़ता है जिसमें नारी का सम्मान होता है। जहां नारी का सम्मान है वही समाज आगे है। कहीं भी इतिहास उठा के देखो, जहां भी नारियों का सम्मान हुआ है वहीं महापुरुष पैदा हुए हैं। जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, देश पर न्यौछावर हुए हैं, उनके साथ कहीं न कहीं नारी का हाथ अवश्य था। चाहे वो माँ के रूप में हो, दादी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। इस देश की नारियां तो ऐसी ऐसी हुई हैं जिन्होंने कि अपने शीश को काट कर भी अपने पति को भेंट के द्वारा भेज दिया है, ताकि वो अपने देश के लिए कुर्बान हो सके, अपने देश के लिए आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। मेरा यही संदेश है इस सभा को कि हम ऑफिसर की पत्नी ही नहीं बल्कि नौजवानों की पत्नियों को भी इतना ही अधिकार दो, इतना ही सम्मान दो, ताकि वो भी आर्मी में जाकर सेवा कर सकें या कहीं भी जाकर अपनी सेवा कर सकें और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने आप को तथा अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। उधर से उसके परिवार वाले तो यही बातें कर रहे थे कि यदि ये चली जाएगी तो तुम्हारा जो पैसा है वो सारा चला जाएगा, क्योंकि समाज की सोच अभी भी बहुत छोटी है। बेटा चला जाता है तो बहू की परवाह नहीं करते, बल्कि आने वाली धनराशि की परवाह करते हैं कि हमारा बेटा चला गया, इसको जो धनराशि मिलेगी वो हमें ही मिलनी चाहिए। कभी बहू कहीं शादी करके ना चली जाए और वो धनराशि भी कहीं ना चली जाए। किसी को किसी से प्यार नहीं है, सिर्फ लालच से प्यार है। तो इस लालच को छोड़कर जो एक लड़की जवानी में विधवा होती है, आत्मसम्मान से जीना चाहती है, अपने देश की रक्षा करना चाहती है, उसका साथ दो और उसके आत्म स्वाभिमान की रक्षा करो, ताकि वो आगे बढ़ सके और आने वाली पीढ़ियों को भी आगे बढ़ा सके। यही था मेरा एक संदेश, यही था मेरा वीडियो। एक देशभक्त का, एक शहीद का, एक सिपाही की पत्नी का। सिपाही की पत्नी हमेशा ही दृढ़ होती है। इस बात को हमें हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। यही था मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।